हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल 𝙂𝙋𝘼 डिस्कशन सेंटर। आज इस भरोसा सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके बिहार फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएं या फिर वो इनडायरेक्टली पूछे जाएं। इसलिए हम एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डील करेंगे कि आखिर वो चारों ऑप्शन कहते क्या हैं। ऐसे में आपकी एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चंस की तैयारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, पावर हाउस ऑफ सेल मतलब क्या होता है? जो सेल को एनर्जी दे, ऐसा सेल का घर जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करे, यानी एटीपी का सिंथेसिस करे। और हमारे सेल में सिर्फ एक ही सेलुलर ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो आपके सेल को एनर्जी देने का काम करता है, और वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब रही बात गोल्गी बॉडीज को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि इसका काम होता है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं, उनको ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बांधता है और उनको मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये सारे काम हमारे एक पोस्टमैन या फिर पोस्ट ऑफिस के होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस कर रहा है। राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स का काम होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है मैक्सिमम अमाउंट में, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एंड आपका एक यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है जिसको कहते हैं लाइसोसोम्स, यानी सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि आपके न्यूक्लियस, लाइपेज एंड प्रोटीएज टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस आपके न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, लाइपेज आपके लिपिड्स को तोड़ेगा, एंड प्रोटीज आपके प्रोटीन को तोड़ेगा। ये अपने ही सेल के कंस्टिट्यूएंट को तोड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द सेल डिविजन डैश इज प्रोड्यूस्ड। सेल डिवीजन के समय में नॉर्मल सी बात है कि आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन तो डेफिनेटली नहीं होता है। बैक्टीरियोफेजेस का भी फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये आपके वायरस से रिलेटेड हैं। सेल डिवीजन में एक ऑप्शन बचता है डीएनए। सेल डिवीजन मतलब आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, आपके साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे और एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल में डिवाइड होते हैं। सबसे मेन होता है कि उनका डीएनए डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डीऑक्सी राइबोज एसिड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर्स एट, ओके, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आखिर जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या है? आपके सेल डिवीजन के फेजेस हैं। आप सभी ने सुना होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। इसी में आते हैं आपके मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइंस एंड टेलोफेज, और एक होता है आपका प्रोफेज। अब आखिर में ये डिफरेंट फेजेस करते क्या क्या हैं? तो सबसे पहले है आप सभी का यहाँ पे पहला फेज जो आता है उसको कहते हैं हम प्रोफेज। ठीक है, उसमें क्या होता है? पहला होता है आपका प्रोफेज। इसमें क्या होगा? जो आपके क्रोमैटिन है ये क्या होंगे? कंडेंस हो जाएंगे, यानी जम जाएंगे। और जैसे ही ये कंडेंस होंगे, इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे, यानी आपको क्लियरली इनके क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगेंगे। और क्यों दिखाई देने लगेंगे? क्योंकि इसमें इस फेज की खास प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, क्लियर? हमको बताना है कि रीअपियर कब होता है। यहां से तो वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ये होता है आपका प्रोफेज। फिर आता है सेकेंड फेज जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। इस फेज में क्या होगा? आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, जो ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिवाइड होने शुरू होंगे, ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स है क्या होंगे? ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे? आपके सेल के सेंटर में। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट फेज आता है आपका एनाफेज। अब इस फेज में क्या होता है? जो एनाफेज होता है इसमें जो ये जो क्रोमोसोम्स हमारे बने थे
अब ये हमारे सेल के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। कहाँ चले जाएंगे? ये सेल के दोनों साइड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। फिर आता है हमारा टेलोफेज। इस टेलोफेज में अब जो आपका क्रोमोसोम है ये वापस से कंडेंस होना शुरू कर देगा और क्या होगा? न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर होगा। क्यों होगा? यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप टूटा था ताकि आपके दो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो सके। अब इस फेज में जब आखिरकार दोनों सेपरेट हो गए तब अब दोनों में सेपरेट न्यूक्लियर रीएनवलप आना शुरू हो जाएगा ताकि दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जो आपके दो डॉटर सेल्स के काम आ सके। ठीक है, क्लियर है? लास्ट में होता है दो साइटोकाइनिन्स। इसमें क्या होगा? प्रॉपर एक डिवीजन हो जाएगा आपके दो डॉटर सेल्स का। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे क्वेश्चन के साथ आंसर क्या है कि न्यूक्लियर रीएनवलप अपीयर कब होता है? रीअपियर तो वो होता है हमारे टेलोफेज में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? टेलोफेज। अच्छा, इतना लंबा बताने का सेंस क्या था इस क्वेश्चन को? क्योंकि इस क्वेश्चन से, सेल डिवीजन से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर कहाँ होता है, आपके क्रोमैटिन सेपरेट कहाँ होते हैं, या तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किस फेज में होता है। क्वेश्चन अभी तो टेलोफेज से पूछा है, हो सकता है आगे चल के इन सब से भी पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर। लॉन्गेस्ट सेल की बात हो रही है। क्या हार्ट मसल सेल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होंगे? लेग मसल सेल सिर्फ लेग में प्रेजेंट होंगे? बोन सेल पूरे बॉडी में प्रेजेंट होंगे? देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट है, बट नहीं, लॉन्गेस्ट होते हैं हमारे नर्व सेल। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे तक, कोने कोने तक सराउंड करते हैं। बोला जाता है कि आपकी नसें इतनी लंबी हैं कि अगर उनको जोड़ा जाए तो वो अर्थ का एक रोटेशन कर सकती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है? हमारी नर्व सेल। कितनी होती है आपकी? लगभग 3 फीट से ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसेस इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, हीमोलिसिस नाम से समझ में आ रहा है। हीम मतलब ब्लड, लिसिस मतलब टूटना, तो ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। हीमोपोएसिस, जहां भी आपको पोएसिस वर्ड नजर आए उसका मतलब होता है सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन। जहां भी आपको लिसिस और लिटिक वर्ड नजर आए मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हीम ब्लड का बनना इज हीमोपोएसिस। यही हमारा क्वेश्चन था। हीमोजोइन क्या है? एक टाइप का टॉक्सिन है जो आपके जो मलेरियल पैरासाइट हैं वो रिलीज करते हैं आपके बॉडी में। हीमोलिटिक, हीम का टूटना इज हीमोलिटिक, सो करेक्ट आंसर इज हीमोपोएसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्लड टाइप इज अ यूनिवर्सल डोनर। देखिए, अगर मैं आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन ना लगाऊं तब वो बनता है ब्लड ग्रुप ओ। अब कह रहा है यूनिवर्सल डोनर जो सबको बहुत आसानी से दे दे। आंख बंद करके बोलूंगी तो हाँ करेक्ट आंसर मैम ओ होता है, ये तो हमको पता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, इस ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन हाँ अब क्या होगा इसके पास? अगर ये जाएगा ए वाले को ब्लड देने तो उसके साथ आसानी से घुल मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। तो इसका एंटीबॉडी डिटेक्ट क्या करेगा, है ना? वैसे ही बी वाले को दे देगा, वैसे ही ए बी वाले को दे देगा, और अपने ब्लड ग्रुप को तो डेफिनेटली दे सकता है। इसीलिए ये आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी। ठीक है, सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ओ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीजेंस फॉर ए बी ओ एंड RH ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन। अभी मैंने बताया अगर आरबीसी के सरफेस में कोई एंटीजन नहीं है मतलब वो है 0 यानी O ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन लगा दूं तो वो कहलाता है ए ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के सरफेस में मैं बी एंटीजन लगा दूं तो वो कहलाता है बी ब्लड ग्रुप।
ठीक है, क्लियर है। तो क्या काम आता है आपका रेड ब्लड सेल, इसके सरफेस में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप भी वही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of these prevents clotting of blood in blood vessels? चलिए ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग को प्रिवेंट कौन कर रहा है, ये नहीं कह रहे कि क्लॉटिंग कौन कर रहा है, क्वेश्चन है कि उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है। ऑप्शंस में है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड स्विंग्स को चेंज करता है। फाइब्रिनोजेन और आपका फाइब्रिन, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, ये तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड क्लॉट कराने के लिए, क्योंकि फाइब्रिन ही लास्ट स्टेज है, वो जाल जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्लॉटिंग एक्चुअल में शुरू होती है। एंड फाइब्रिनोजेन आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। बचा आपका हेपेरिन। तो हेपेरिन और वारफेरिन क्या है, आपके एंटी कोएगुलेंट एजेंट्स हैं, ये आपके क्लॉटिंग को तोड़ने में हेल्प करते हैं। और क्वेश्चन भी तो यही पूछा था कि ऐसे कौन सी चीज है जो प्रिवेंट करती है क्लॉटिंग, जो कि है आपका करेक्ट आंसर हेपेरिन। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए कैसे कर रहा है, या तो वो थ्रोम्बिन के एक्शन को खत्म कर देगा पूरी तरीके से, या तो वो आपके इनएक्टिवेट कर देगा 9, 10, 11 और 12th फैक्टर को। क्रिसमस फैक्टर से स्टार्ट करता है तोड़ना, ठीक है। या तो डायरेक्ट वो आपके एंटी थ्रोम्बिन 3 को इनएक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, जो आपके थ्रोम्बिन को रिमूव करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following vitamins are essential for blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसमें से कौन सा विटामिन एसेंशियल है, तो आंख बंद करके सबको पता है विटामिन के। के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, चलिए Which sequence best describes the flow of lymph through the lymphatic system? चलिए अब lymphatic system क्या है, जहां जहां आपके ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगे जस्ट उसके नीचे आपके लिम्फेटिक वेसल्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मान के चलिए ये एक है टिश्यू का छोटा सा सेक्शन। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ह्यूज अमाउंट में छोटी छोटी कैपिलरीज पूरी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्योंकि वेसल्स तो हर एक एरिया में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे होता है ना हमारे घर में, सबके घर की छोटी छोटी नालियां होती हैं, वो निकलती हैं और एंड में जाके एक बड़े नाले से मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही पहले आपके टिश्यू के छोटे छोटे हिस्सों से ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ये आपके फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं, यानी लिम्फ को कलेक्ट करती हैं, फिर आपके लिम्फेटिक वेसल में छोड़ देती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले किस में जाएंगे, कैपिलरीज में, फिर जाएगा वेसल में, फिर जाएगा ट्रंक में और लास्ट में जाता है डक्ट में। फिर डक्ट के बाद जाएंगे वापस से वो फ्लूइड आपके ब्लड वेसल में। ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपका, कैपिलरीज, वेसल्स, ट्रंक्स और डक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which lymphatic structure may also be a site of erythrocyte production in the fetus? फीटस यानी कि जब आप मदर्स के वोम्ब में होते हैं, उस समय में तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी हड्डियां तुरंत बनती नहीं हैं, पहले छोटू सा दिल धड़कता है, फिर उसके बाद आपके ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। अब उस दिल को खून देता कौन है, तो उसके लिए प्रेजेंट होते हैं हमारे स्प्लीन जी। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब आप फीटस की कंडीशन में होते हैं, तब जब तक आपका बोन मैरो या बोन का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये आपके बेबी को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। कैसे, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अब नॉर्मल सी बात है, वो आरबीसी को वहां पे तोड़ता है तो उसके पास बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स भी स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का यूज करके ये क्या करता है, बेबी को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है, क्लियर है। और बड़े होने के बाद बोन मैरो करेगा वही सेम काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are located in the spleens white pulp? स्प्लीन के व्हाइट पल्प में क्या प्रेजेंट होता है, देखो स्प्लीन में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है रेड पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प। रेड पल्प नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, तभी तो उसका कलर रेड है ना। जहां जहां रेड कलर बॉडी में, वहां वहां ब्लड वेसल्स।
अब व्हाइट पल्प क्या है? व्हाइट पल्प कंटेन करते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। क्या कंटेन करते हैं? लिम्फोसाइट्स, जिनका काम है कि वो आपके इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लिम्फोसाइट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? ये है आपका ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में फ्लो कर रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के जो पोर्स हैं ये ना थोड़े से बड़े हो जाते हैं। किन के लिए? आपके डब्ल्यूबीसी के लिए, प्लाज्मा के लिए और वाटर के लिए। अब ये क्या होते हैं, ये उसमें से रिसना शुरू हो जाते हैं आपके ब्लड वेसल से। ठीक है, रिस के बाहर आ जाते हैं। कहाँ? आपके टिश्यू में। अब जैसे ही ये फ्लूइड आपके टिश्यू से बाहर आया, इसका नाम पड़ जाता है लिम्फ। क्या नाम पड़ जाता है इसका? लिम्फ। अब ये लिम्फ जाता है किसमें? पहले कैपिलरीज में जाएगा, फिर लिम्फेटिक वेसल में जाएगा। लिम्फेटिक वेसल में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड्स। मान के चलो एक लंबी सी रस्सी है, उसके बीच में गठान बांध दो 2-3 जगह, वो कहलाते हैं, वो गठान कहलाती है लिम्फ नोड्स। अब इसमें प्रेजेंट होता है आपका टी सेल और बी सेल, जो कि आपके बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं। अब बताइए इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? नॉर्मल सी बात है, इसमें ब्लड नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर ब्लड आ गया तब तो फिर वो ब्लड वेसल में फ्लो करेगा। लेकिन लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ तीनों ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ब्लड। ठीक है, क्योंकि वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is not a function of the lymphatic system? क्वेश्चन पूछा है नॉट, फंक्शन नहीं है। देखते हैं पहला ऑप्शन, डिलीवर्स डिसीज एजेंट्स टू डिस्पोजल सेंटर्स। नॉर्मल सी बात है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो बैक्टीरिया वायरस को फिल्टर करते हैं आपके उस फ्लूइड में से, लिम्फ में से। अब वो जो फिल्टर करते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट, उसको क्या करते हैं? बॉडी के डिस्पोजल सेंटर में जाके डिस्पोज कर देते हैं कि लो भैया अब इसको बॉडी के बाहर ले जाओ। तो ये आपका सही आंसर है। प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स। यस, कैसे? लिम्फोसाइट्स मतलब टी सेल्स और बी सेल्स, और दोनों ही आपके लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं। तो यस, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल्स। नहीं, ऑक्सीजन की बात आती है बॉडी में डिलीवर करने की, तो आंख बंद करके लिखना है आपको रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन, जो कि एक बार में 4 ऑक्सीजन लेके जाता है और सेम उसी टाइम पे रिटर्न के समय में 4 CO2 लेके आता है। तो आरबीसी के केस में ऑक्सीजन आएगा, लिम्फ के केस में नहीं आएगा। रिटर्न्स वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन टू ब्लड। जो वाटर, डब्ल्यूबीसीज और जो प्लाज्मा रिस्क के आते हैं उनको फिल्टर करके वापस से ब्लड वेसल में छोड़ने का फंक्शन ही किसका है? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, ताकि हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, चलिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द साइनोएट्रियल नोड? SA नोड के नाम से आप जानते होंगे इसको, या तो फिर आपने इसको सुना होगा पेसमेकर के नाम से। इनका काम क्या है? ये आपके हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये प्रेजेंट होता है आपके राइट साइड के अपर कॉर्नर में। किसके? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है आपका SA नोड। ठीक है, क्लियर है? इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया कि करता क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट है, तब आपका आंसर क्या होता? लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि पुरकिंजे फाइबर स्पेसिफिकली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत है, ज्यादा जोर से धड़कने की जरूरत है, ताकि वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर सके। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसके लिए एक लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर।
ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर अभी तक आपने भरोसा कि हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना नहीं शुरू किया है तो आप बहुत ही बड़ी चांस मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको हर एक तरीके से तैयार कराया जा रहा है, चाहे वो एमसीक्यू के बेसिस पे हो, चाहे वो थ्योरी बेसिस क्यों ना हो, दोनों ही एक क्लास में आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल रहा है। तो लाइव क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करें हमारे भरोसा फार्मासिस्ट लाइव कोर्स को। चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ दीज इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। अभी हमने पढ़ा पुरकिंजे फाइबर किसके लिए काम करेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के लिए। एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, नाम से समझ में आ रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसफर करता है। एस ए नोड, ये आपके पूरे हार्ट को इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर करता है और इसी को कहते हैं हम पेस मेकर ऑफ हार्ट। यही जब फेल हो जाता है ना, तो आपने सुना होगा कई के दिल में एक छोटी सी मशीन लगती है, वो यही पेस मेकर होती है, आर्टिफिशियल पेस मेकर, क्योंकि जब आपका ऐसे नोड खराब होता है तब उसको लगाया जाता है ताकि आपका हार्ट जो है क्या कर सके, पंप कर सके अच्छे से, ठीक है। चलिए, और लास्ट में आता है बंडल ऑफ हिस। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एस ए नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has the thickest wall? अभी मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका काम होता है कि वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करे। अब नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी जवाबदारी, तो भाई उसके वॉल्स अगर कमजोर होंगे, पतले होंगे, तो वो रप्चर भी तो हो सकता है। इसीलिए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल्व कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, ताकि वो उतने एनर्जी से ब्लड को पंप कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज ऑफ। अच्छा देखिए, दो टाइप की चीजें होती हैं हार्ट में, एक होता है रिलैक्सेशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब आप किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल है, अगर मैं इसको जोर से प्रेस करूं तो क्या होगा, इसके सारे जो पानी है वो कैसे होंगे, फट से बाहर की तरफ आ जाएंगे, है ना। आपने कई लोगों को मजाक करते हुए देखा है, मुंह के पास बॉटल लाते हैं और फट से दबा देते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पेस कम होता है और क्या होगा, पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड क्या होगा, हार्ट से बाहर जाएगा, और जैसे ही आपका ब्लड हार्ट वापस से रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड वापस से भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कब एंटर करेगा, जब आपका एट्रियम रिलैक्स करेगा। अच्छा एक और चीज, अब कुछ लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से भी तो हो सकता है, तो नहीं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपका एट्रियम और ये है आपके वेंट्रिकल्स। हमेशा आपके एट्रियम में ही ब्लड का फिल होना जरूरी है, ठीक है। पहली चीज ये कि दोनों साइड के एट्रियम में ब्लड पहले फिल होता है। राइट साइड के एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पूरे बॉडी से कलेक्ट होगा और आपके राइट एट्रियम में आके भर जाएगा। फिर उसके बाद ये राइट एट्रियम आपके वेंट्रिकल को देता है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स का काम होता है हमेशा बॉडी के बाहर ब्लड को ले जाना। क्या करेगा ये, आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट वेंट्रिकल्स है, ये आपके लंग्स तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद अब इस लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से आपके एट्रियम में आके ही गिरता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद ये एट्रियम आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पूरे बॉडी में वापस से ब्लड को भेज देता है। क्या समझ में आया कि एट्रियम का काम होता है, सबसे पहले एट्रियम ही ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए जब एट्रियम रिलैक्स होगा तब ही आपका ब्लड एंटर करेगा आपके हार्ट में, ठीक है, क्लियर है, एट्रिया रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम gaseous exchange takes place?
कौन से पार्ट में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के गैसियस का एक्सचेंज होता है, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है? ऑप्शन है एल्वियोलाई, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, आपके जो म्यूकस प्रेजेंट है पूरे ट्रैकिया में, उसमें बैक्टीरिया फिल्टर होते हैं, यानी एयर का फिल्ट्रेशन होता है। लैरिंग्स तो वॉइस बॉक्स कहलाता है, या तो इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। फेरिंग्स क्या है, ये कॉमन पाथवे है आपके फूड और आपके एयर का। फिर आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेसिक यूनिट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका काम होता है कि ये आपके ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करता है। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? एल्वियोलाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a part of the digestive system as well as respiratory system? ये हो गया आपका नाक, ये हो गया आपका माउथ। ठीक है, क्लियर है? अब एक ऐसा हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा जो दोनों के लिए कॉमन होता है। इसके नीचे से ही फिर आपका विंड पाइप और आपका फूड पाइप आता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं फेरिंग्स। इसको क्या कहते हैं हम? फेरिंग्स। ये कॉमन पाथवे है आपके एयर के लिए भी और आपके फूड के लिए भी। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फेरिंग्स। ठीक है, आपका लैरिंग्स तो वॉइस बॉक्स है जो एयर के लिए होता है, और आपका ट्रैकिया भी एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फूड और एयर दोनों के लिए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए फेरिंग्स काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया? अभी मैंने आपको बताया गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई का काम है। फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ, यस डेफिनेटली फिल्टर करने का काम कौन करता है एयर को? ट्रैकिया। खासकर ट्रैकिया में प्रेजेंट आपकी म्यूकस। म्यूकस में क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ है जिसमें बैक्टीरिया आके स्टिक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स फॉर गैस एक्सचेंज। यस, ऑब्वियसली बात है, एल्वियोलाई करता है। एल्वियोलाई इज ए पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच। हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? आपके बॉडी का पीएच बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी एसिडिक हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यस, बॉडी के पीएच को बैलेंस करने का काम भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। फिल्टर्स इंस्पायर एयर। जब भी आप इंस्पिरेशन करते हैं यानी इनहेल करते हैं, उस समय जो एयर आप बाहर से लेते हैं एनवायरनमेंट से, उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट को फिल्टर करने का काम भी आपका नोज और आपका ट्रैकिया कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। चलिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है टाइडल वॉल्यूम। टी से समझ जाना है हमको टोटल। टोटल मतलब इनहेलेशन भी आ जाएगा और एक्सहेलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, एक्सहेल भी कर रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल करते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग क्या कहलाता है आपका? टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे विथ फुल एफर्ट। इसमें बिना एफर्ट के कर रहे थे, इसमें हम लगा देंगे क्या? हमारे पूरे एफर्ट, यानी एकदम जोर से सांस लेना और जोर से सांस छोड़ना, क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी। वेंटिलेशन रेट मतलब आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो एक पर्सन को जरूरत पड़ता है इन द वेंटिलेशन। फिर आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब मेरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक मैं उसमें मैक्सिमम एयर ना भर दूं, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। एक बॉटल में कितनी कैपेसिटी है वो तो तभी पता चलेगी ना जब इसमें मैं लीटर कर पानी भरना शुरू करूंगी। 1 लीटर भरा और नहीं भरा,
फिर से 1 लीटर पानी डाला, भर गया, मतलब इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है 2 लीटर्स। वैसे ही जब तक मैं हमारे लंग्स में एकदम फुल एयर ना भर दूं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। समझ में आया? मतलब आप जो एयर इनहेल करते हैं, आप जो एयर इनहेल करते हैं मैक्सिमम एयर, ठीक है, मैक्सिमम एयर फुल फोर्स के साथ, वो क्या कहलाता है आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा था? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन लंग्स विथ फुल फोर्स इनहालेशन, पूरा जोर से सांस लेने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर मेरे लंग्स में रहता है वो क्या कहलाता है मेरे लंग्स की कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लिवर सिचुएटेड? लिवर कहाँ सिचुएट करता है? तो लिवर हमेशा आपके स्टमक के ऊपर होता है, स्टमक की टोपी है वो, ठीक है। तो लिवर हमेशा सिचुएट करता है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ होगा ये? हमेशा अपर पार्ट ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन मतलब आपका पेट वाला हिस्सा, ठीक है, पेट वाला इंटेस्टाइन वाला हिस्सा बन के बनाते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इनके ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होता है? लिवर, ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, द ईसोफेगस कनेक्ट्स, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। अभी कहाँ से जुड़ता है? कई बच्चे बोलेंगे मैम मुंह से लेके पेट तक, क्यों भाई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पहले आता है आपका फेरिंग्स जो कॉमन पाथवे है आपके फूड का और आपके एयर का, उसके नीचे से स्टार्ट होता है आपका फूड पाइप और विंड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप कहाँ से शुरू होगा? आपके फेरिंग्स से लेके आपके स्टमक तक, ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इन एनाटॉमिकल ऑर्डर वुड बी। मुझे तो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करनी होती है मैं एक ही बात याद करती हूँ कि वो डीजे है। क्या है वो? डीजे, यानी आपका ड्यूडेनम और जेजनम, बचा क्या? इलियम। तो मैंने तो ऐसे याद किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डीजे, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये होता है करेक्ट सीक्वेंस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एंड काइम आर पोस्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय। ओके, फूड एंड काइम, देखो फूड में जब मैं सलाइवा मिला दूं वो बन जाता है बोलस। अब इसी बोलस में जब मैं स्टमक का एसिड मिला दूं तो बन जाता है काइम, ठीक, क्लियर है? काइम क्या है? तो एक होता है बोलस, दूसरा होता है काइम। इंजेक्शन का मतलब जब मैं फूड अपने माउथ से अंदर लेती हूँ वो कहलाता है इंजेक्शन। मैस्टिकेशन मतलब चूइंग, चबाना, जब मैं फूड को अपने माउथ से चबा रही हूँ उसको क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ए से समझ जाओ एब्जॉर्प्शन, यानी जब मेरी बॉडी मेरे फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करती है वो कहलाता है एसिमिलेशन। फिर है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? एक टाइप का मूवमेंट है, ऐसे सांप जैसा मूवमेंट है। इसमें क्या होगा? जब हमारी बॉडी ऐसे ऐसे या आपका फूड पाइप या आपका इंटेस्टाइन ऐसे मूव करता है तब आपका फूड को वो आगे की तरफ ढकेलता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था? जब काइम और आपका फूड माउथ से जब पुश किया जाता है किसमें? ईसोफेगस में, और ये आपके कहाँ मूव करता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो क्या है? एक लंबा सा ट्यूब जैसा ही तो है। अब उसमें खाना आगे बढ़ाने के लिए हम पीछे से पानी तो नहीं डाल सकते, हम क्या करते हैं उसमें हम कराते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसकी वजह से खाना कैसे बढ़ेगा? आगे की तरफ ढकेलाता है, ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसमॉइड बोन इज, ओके, जो हमारे बोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज 4 टाइप में डिवाइड होते हैं, सिसमॉइड बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन, ठीक है। सिसमॉइड मतलब सीसम, मतलब
सेमी के दाने, यानी उतने छोटे होते हैं हमारे सिसमोइड बोन। और हमारे बॉडी में टोटल 2 ऐसी हड्डियां हैं। पहला है पिसिफॉर्म जो आपके कार्पल्स में प्रेजेंट होता है, दूसरा है पटेला जो आपके नी कैप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए पटेला दिया है आपके ऑप्शन में, रिब्स, स्कैपुला और स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? जो आपके रिब केज को सामने से जोड़े, वो कहलाता है स्टर्नम। स्कैपुला क्या है? ये जो शोल्डर ब्लेड है ये क्या है? स्कैपुला। रिब्स क्या है? जो 12 पसलियों की हड्डियां हैं उसको कहते हैं रिब्स। और ये तीनों ही आपके कैसे हैं? एक टाइप के फ्लैट बोन्स में आते हैं। किस में आते हैं? फ्लैट बोन्स में। और पटेला कैसा है? सिस्मोइड बोन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए आगे चलते हैं। और टोटल कितने सिस्मोइड बोन होंगे? 4। एक पिसिफॉर्म यहाँ, एक पिसिफॉर्म यहाँ, एक पटेला एक घुटने में, दूसरा पटेला दूसरे घुटने में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कितने सिस्मोइड बोन होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a bone in the legs of a human body? Okay, nice question. ऑप्शन देखिए, रेडियस कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ एक बोन होता है रेडियस, तो दूसरा बोन होता है अल्ना। यहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमरस। फिर है टीबिया एंड फिबुला। जैसे यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो घुटने के नीचे जो पैर का हिस्सा है वहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम टीबिया और फिबुला कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ ह्यूमरस प्रेजेंट होता है, ठीक वैसे ही जो आपके थाई बोन है उनको हम फीमर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो आपके पैर की हड्डियां हो गई, ये आपके हाथ की हड्डी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रेडियस, क्योंकि वो पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशंस फॉर्म्स द ग्लाइडिंग जॉइंट? ओके, ग्लाइडिंग मतलब जो एक के ऊपर ऐसे ग्लाइड करे, और ऐसा सिर्फ होता है आपके कार्पल्स में। जो कार्पल्स में आपकी 7 से 8 हड्डियां, कितनी होती हैं टोटल? 8 हड्डियां, 8 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है आपका ये कलाई। इसके बोन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड करते हैं। ठीक है, यानी फिसलते हैं। तो ये कहाँ पे होगा? आपके कार्पल्स में। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? कहाँ होगा? आपके कार्पल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है आपका नेक्स्ट? ह्यूमरस एंड रेडियस। जो आपका ह्यूमरस और रेडियस है, इसमें क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा बस, हिप में और फीमर में। ठीक है, हिप और फीमर में क्या होगा आपका? किस टाइप का मूवमेंट दिखाई देगा? तो वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, ह्यूमरस एंड रेडियस में कैसा होगा? हिंग जॉइंट प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमरस है और जो रेडियस है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? एल्बो प्रेजेंट है। और ये एल्बो आपको सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ही देता है, और ये काम होता है हिंग जॉइंट का। हिप, ग्रिडल एंड फीमर, हिप और फीमर के नीचे कौन सा बॉल जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो उसको बहुत से डायरेक्शनल में मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, कितने भी अच्छे से पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही खुद को एनालाइज कर सकते हैं, और चीज़ों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू को सॉल्व करना। तो हमारे पास प्रेजेंट है बिहार फार्मासिस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 125 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। 22 फिर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, फिर है 10 मॉडल पेपर्स और 3 प्रीवियस ईयर पेपर आपके बिहार फार्मासिस्ट के। तो अभी तक अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी ही मौका है, स्टार्ट करें जल्दी से बिहार फार्मासिस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ओनली ऑन जेडीसी क्लासेस ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ प्रेजेंट होता है, हिप साइड प्रेजेंट होता है, हिंग जॉइंट अभी बताया, एल्बो, रोटेशनल जॉइंट। ऐसा कोई जॉइंट होता है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ऐसा कोई भी जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? रोटेशनल जॉइंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, अब आता है लास्ट यहाँ पाइवट जॉइंट।
ये देखो यहाँ पे नेक और आपके वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट है पाइवट जॉइंट, ठीक है। चलिए, बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ, बोन में अगर कुछ खराबी आ जाए, बोन डिफॉर्म होने लगे, टूटने लगे, तो किसके वजह से? क्योंकि हमारे बॉडी में ना कैल्शियम अच्छा है, ना फॉस्फोरस अच्छा है और ना विटामिन डी अच्छे से आ रहा है। ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक हेल्दी बोन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन अ ह्यूमन इज, ओके, एक होते हैं स्पाइनल नर्व और एक होता है क्रेनियल नर्व, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपके क्रेनियल है, मतलब जो सर की हड्डी है, उनको क्या कहते हैं हम? क्रेनियम कहते हैं। टोटल 8 होती हैं, लेकिन उनमें से टोटल 12 नसें निकलती हैं, एक आंख की, एक कान की, ऐसे करके अलग अलग 12 नसें निकलती हैं। और स्पाइनल यानी कि आपके जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इसमें से टोटल 31 नसें निकलती हैं, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कितनी? 31 पेयर्स, एक इस साइड से एक इस साइड से। वैसे ही सर में भी 12 पेयर्स, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को? इतना देख लीजिए एक बार, आपके 8 सर्वाइकल बोन से निकलती हैं, 12 थोरेसिक से, 5 लुम्बर से, 5 सैक्रल से और 1 कॉकिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन द, टेम्परेचर हमारे बॉडी का रेगुलेट करने का काम किसका है भाई? सबको पता है, हाइपोथैलेमस का है। किसका है? हाइपोथैलेमस का है। क्या करता है ये? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? अब जो हाइपोथैलेमस है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं हम एंटीरियर हाइपो, दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर हाइपो। ये आपके हीट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और उसके कंजर्वेशन में, और आपका इंटीरियर हीट लॉस में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया कैसे हेल्प कर रहा है हाइपोथैलेमस? एक आपके हीट लॉस को कवर कर रहा है, आगे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस का, और पीछे वाला हिस्सा यानी हाइपोथैलेमस का जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपके हीट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैसे बैलेंस करता है? अगर आपको एकदम ठंडी लग रही है तो आपकी बॉडी कांपने लगेगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करेगी, जिससे आपको ठंडक महसूस होगा। अब बचा आपका मेडुला। तो ये मेडुला क्या करता है? ये आपके ब्रेन का वाइटल सेंटर है। क्या है ये? वाइटल सेंटर है, जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये आपके हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है आप सभी के पास कॉर्टेक्स। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। क्या करता है ये? आपके थॉट यानी सोचने के तरीके को, थिंकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रम, ये भी आपके थिंकिंग एबिलिटी और बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाइपोथैलेमस। मैंने डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है आज तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, कल उससे पूछ ले, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिफ्लेक्सेस आर दी फंक्शन एट द लेवल ऑफ, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आपने सुना होगा। हम अगर किसी गर्म चीज को छूते हैं तो फट से हाथ ऐसे क्या होता है? मूव हो जाता है, क्योंकि ये जो एफरेंट नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, ये आपके इंफॉर्मेशन लेके जाती है कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड लेके जाता है ब्रेन के पास, और वापस से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए एफरेंट यानी ई वाली नर्व्स कहाँ आती है? यहाँ पे आके बताती है कि वो गर्म चीज है भाई, हाथ हटा लो, ठीक है। तो मेन सेंटर ऑफ काम फंक्शन कौन दे रहा है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। कौन दे रहा है? स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्सेस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव? अभी मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन पहले, स्पाइनल नर्व होते हैं 31 और क्रेनियल नर्व होते हैं 12। ऐसी नसें जो आपके सर से निकले, कितनी निकलती हैं? तो 12 पेयर्स में, ठीक है। क्लियर है? ये है आपकी 12 नसें,
olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus accessory और hypoglossal। ये हैं 12। इनको याद करने का ट्रिक भी दिया है। On occasion avoid trusty truck acts funny very good vehicle anyhow। ठीक है, अब ये होती हैं दो टाइप की, कुछ होती हैं जो सेंसरी होती हैं, कुछ जो होती हैं वो मोटर होती हैं और कुछ जो होती हैं वो दोनों ही होती हैं। तो उसके लिए भी ट्रिक दिया है। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज ब्रेक ब्रेन मैटर मोर। ठीक है, क्लियर है। ऑल्फैक्टरी होता है स्मेल के लिए, ऑप्टिक होता है विजुअल के लिए, ऑक्यूलोमोटर होता है आई मूवमेंट के लिए, ट्रोक्लियर होता है आपके वर्टिकल आई मूवमेंट के लिए, ट्राइजेमिनल होता है फेशियल सेंसेशन और फेशियल स्मेल के लिए, एब्डसेंस होता है लेटरल मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए, फेशियल होता है आपके टेस्ट फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, वेस्टिबुलोकॉक्युलर होता है हियरिंग और बैलेंस के लिए, ग्लॉसोफेरेंजियल होता है टेस्ट और गैड रिफ्लेक्स के लिए, वेगस होता है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस के लिए, एक्सेसरी होता है हेड शोल्डर मूवमेंट के लिए, हाइपोग्लॉसल होता है टंग मूवमेंट के लिए। तो ये 12 टाइप की क्रेनियल नर्व है, इसीलिए तो कहा गया ब्रेन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ब्रेन को कुछ होगा तो देखो कुछ भी चीज कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज। ओके, जल्दी से एक क्विक रिवीजन ह्यूमन आई का। ये बाहर वाला पोर्शन है कोरॉइड, यहाँ प्रेजेंट होता है लेंस, इधर प्रेजेंट होता है आइरिस, फिर क्या आता है इधर आपका रेटिना, और यहाँ पे क्या होता है विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे क्या होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो सबसे आखिरी पोर्शन क्या है आपके आई का, वो है आपका रेटिना। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए क्या है वो रेटिना। ठीक है, चलिए कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू। अच्छा, अब ये जो रेटिना है ना, ये दो टाइप के सेल से मिलके बनता है, एक होता है कोन्स और दूसरा होता है रॉड्स। सी से याद करना है कलर, जो कोन्स है वो कलर को विजिबल कराते हैं, यानी जो हम ये कलर्स देख पा रहे हैं वो इस कोन्स की वजह से। रॉड्स क्या है आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर के को क्या कर पाते हैं देख पाते हैं। अगर कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है तो क्या खराब होगा आपका कोन्स खराब होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए ओके, अच्छा ये जो रेडोस्पिन है ये पिगमेंट है जो आपके कोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्राइमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस। लैक्राइमल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है टीयर्स। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करेगा, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और वैक्स आपका कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से मार्क करूंगी कि जिसने आपका सही आंसर दिया होगा तो। ठीक है, चलिए इसके लिए हम बात करेंगे कमेंट सेक्शन में किसको पता है कि वैक्स कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबेशियस ग्लैंड्स आर। ओके, जो सीबेशियस ग्लैंड जो आपका सीबम प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपके स्किन में ये ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं हम सीबेशियस ग्लैंड। अब ये किस टाइप का ग्लैंड है, एपोक्राइन है, मीजोक्राइन है, होलोक्राइन है या कुछ भी नहीं है। आपका एपोक्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन तो करता है लेकिन साथ ही साथ कुछ पार्ट आपके साइटोप्लाज्म का स्मॉल पोर्शन भी साथ में क्या करता है रिलीज कर देता है। ये है आपका एपोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल के लिए होता है मेमरी ग्लैंड, एग्जाम्पल के लिए मेमरी ग्लैंड। फिर होता है मीजोक्राइन ग्लैंड, ये क्या करता है सिक्रीशन तो करता है ये भी लेकिन विदाउट डैमेजिंग एनी सेल। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है आपका सलाइवरी ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड। ठीक है, फिर आता है लास्ट में होलोक्राइन ग्लैंड, जहां पे पूरा का पूरा सेल ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कंप्लीट सेल डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, और आपके बॉडी से रिलीज होते हैं।
ये होता है आपका कौन, सेबेसियस ग्लैंड, जो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है आपके स्किन पे, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, सेबेसियस ग्लैंड क्या है, एक टाइप का होलोक्राइन ग्लैंड है। होल मतलब होल, पूरे सेल को ही पूरा डिसइंटीग्रेट कर देता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अब, लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी इज, लार्जेस्ट ऑर्गन आपके बॉडी में कौन है, तो वो है स्किन। जहां देखो वहीं तो स्किन ही तो नजर आती है, पूरे बॉडी को सर से लेके पैर तक किसने कवर करके रखा है, स्किन, और ये क्या है आपके बॉडी का ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, ओके, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस किस में प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। क्या काम है उनमें प्रेजेंट, जो आपके अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकागॉन का सिंथेसिस करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और डेल्टा सेल्स क्या करते हैं आपके, वो आपके सोमेटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को इतना, जो आपके ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, क्लियर है, सिक्रीशन को रोकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, thyroxine released by thyroid gland, okay, testosterone released by testis, yes, estrogen released by ovary, yes, adrenaline released by pituitary gland, नहीं, adrenaline is released by your adrenal gland, ठीक है, किसके थ्रू रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड के, तो ये आपका गलत पेयर है, ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। देखिए ये रहा एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंटी डायरेटिक, ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा को रिलीज करता है, ठीक है। Which of the following is प्रोटीन हार्मोन, इनमें से कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, तो वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन बना होता है टोटल 51 अमीनो एसिड से मिलके, और अमीनो एसिड क्या है आपका, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, आपके प्रोटीन का। तो इंसुलिन कैसा हार्मोन है आपका, एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the function of somatostatin? अब भी मैंने बताया सोमेटोस्टैटिन का फंक्शन, ये कहाँ से रिलीज होता है, डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से। करता क्या है, इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। इसका काम है कि अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज होने लगे तो उनको रोकने का काम होता है सोमेटोस्टैटिन का, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए Where is vasopressin synthesized? Vasopressin मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है। इसको कौन रिलीज करता है, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्लैंड कौन, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये रिलीज करता है आपके वेसोप्रेसिन को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्फियन डक्ट्स फॉर्म्स इनटू, अच्छा वॉल्फियन डक्ट्स क्या है। अब देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो दी हुई हैं, चलो अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एपिडाइडेमिस क्या है, साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन और स्टोरेज। एपिडाइडेमिस का काम क्या है, यहाँ पे आपका स्पर्म मैच्योर होता है या तो स्टोर होता है। इजैकुलेटरी डक्ट यानी क्या इजेक्ट करेगा, ये आपके स्पर्म को या फिर आपके यूरिन को, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, साइट ऑफ इजेक्शन, जहां से आपका स्पर्म और यूरिन पेनिस के थ्रू आपके बॉडी के बाहर चला जाता है। अब बचा ओविडक्ट, ये ओविडक्ट क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट करता है क्या, इसको हम वैसा डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, वैस डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके स्पर्म को, क्या करेगा,
ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को आपके एपिडाइडमिस के पास। ठीक है, क्लियर है। एपिडाइडमिस से फिर ये कहाँ चला जाएगा, इजैक्युलरी डक्ट तक चला जाएगा। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि है एपिडाइडमिस। इसको हम कहते हैं वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्फियन डक्ट क्या है, एक एम्ब्रियोनिक डक्ट है जो कि मेल के गोनेड्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एपिडाइडमिस। यही वॉल्फियन डक्ट आपके एपिडाइडमिस में कन्वर्ट होता है, जो आपके स्पर्म को मैच्योर करता है और क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेम द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन एपिडाइडमिस। अभी मैंने बताया स्पर्म के मैच्योरेशन का साइट कौन है, तो एपिडाइडमिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमेशा यूरिनरी सिस्टम के या यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियर पोर्शन में लोकेट होता है, यानी नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। देखो यूरिनरी ब्लैडर ऊपर होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इंफीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, गलत आंसर है। सिक्रीट करता है थिन एंड मिल्की कलर्ड, यस बिल्कुल। क्या करेगा, सिक्रीन प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, स्पर्म के मोबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। बस गलत है तो ये कि ये इंफीरियर प्रेजेंट होता है, सुपीरियर नहीं होता। ठीक है, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड फ्रॉम विच द फॉलोइंग एक्सेसरी ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन अ वेजाइना ऑफ अ फीमेल, इनमें से कौन सा होगा। चलिए बताइए, एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा क्या है, बस एक फ्लो है, ट्यूब है जिससे यूरिन निकल रहा है। बचा कॉपर्स ग्लैंड, इसका क्या काम होता है, ये आपके वेजाइना के या फिर मेल के पेनिस के क्या करेगा, एसिडिटी को रिड्यूस करके न्यूट्रल करने का काम करता है। कौन, आपका कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है। इसको हम बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये स्मॉल साइज का होता है, बेस ऑफ पेनिस के पास प्रेजेंट होता है, आपके वेजाइना के एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रल करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। और कब करता है, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, एक लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है। वही लुब्रिकेंट कैसा होता है, न्यूट्रल करता है आपके वेजाइना के एसिडिटी को। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जो कि था पार्ट 1, यानी 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है कि वैक्स कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको थम्स अप दूंगी। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।